हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चन को देख के चले जाए और आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाती है। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं 2025 की टेस्ट सीरीज विजन आईएएस के दोबारा जो मॉक टेस्ट है वो लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों की प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक और जोर दिया गया। ऑप्शन 2, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। ऑप्शन 3, पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आप बताएं कमेंट्स में। और इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की ओर प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य को अपनाया गया। पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया, ये कथन गलत है। क्योंकि गलत है क्योंकि ये 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में पहली बार वित्तीय क्षेत्र की योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? ऑप्शन ए, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। ऑप्शन बी, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक। ऑप्शन सी, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप। ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। ऑप्शन 2, पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1 है वो सही है, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना पर की जाती है। और भारत विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि। ऑप्शन ए, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। ऑप्शन सी, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्धनता और बेरोजगारी में अगर वृद्धि होती है तो जीएनपी की बढ़ती आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में
परिणामित नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए कमजोर प्रशासन तंत्र, ऑप्शन बी निष्पक्षता निरक्षरता अनएजुकेटेड, ऑप्शन सी उच्च जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। अगर उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होती है तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात जो पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं होता है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। एक निश्चित उत्पादन के लिए वांछित कुल पूंजी के अनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात COR कहते हैं। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात निवेश को हतोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिदृश्य में निवेशक निम्न पूंजी उत्पाद अनुपात संबंधित गंतव्य की ओर उन्मुख होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उच्च पूंजी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो फिर उसमें पूंजी निर्माण और उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन 2 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक के प्रभार में है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि जो 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित कर दिया और इसकी जगह पे कौन सा आ गया? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 1954 की जगह पे। जबकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये खाद्य विज्ञान क्षेत्र से संबंधित रहे भारत सरकार के 600 स्तर के पद पर कार्यरत रहे हो उसके अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे BPL श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन 2 परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। ऑप्शन 3 गर्भवती महिलाएं एवं दूध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 वो सही है, परिवार में जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड दिए गए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में सही है। बाकी ऑप्शन 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रवासी सत्तुओं द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत दोबारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 यह आयकर अधिनियम के एक भाग के रूप में लागू किया गया है। ऑप्शन 2 भारत में विज्ञापन सेवा देने वाले अप्रवासी सत्तुए अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। निम्नलिखित कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन 1, 2 दोनों ही सही नहीं है। हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है इसलिए गलत है क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का भाग नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी के भुगतान के बदले भारत में विज्ञापन सेवा देने वाली विदेशी कंपनियां अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव
समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। ऑप्शन 2, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा जो घरेलू उत्पादन है उससे अधिक रही है, जबकि सरकार सभी आयातित तेलों पर किसी किसी प्रकार का शुल्क जरूर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन 1, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। ऑप्शन 2, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। ऑप्शन 3, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, और जो 3 है ऑप्शन वो सही है, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है वो हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना और बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। ऑप्शन 2, यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। ऑप्शन 3, यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन सी सही है। इसमें जो ऑप्शन 2 3 वो दोनों सही है। और जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जबकि ये मतलब कौशल सिखाने का काम करेगी और देश में कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुए हैं? ऑप्शन 1, जीडीपी में कृषि का अंश बढ़त रूप से बढ़ गया। ऑप्शन 2, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया। ऑप्शन 3, एफडीआई का अंतर्बाह्य इनफ्लो बढ़ गया। ऑप्शन 4, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बढ़त रूप से बढ़ गया। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2, 3 और 4 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि जीडीपी में कृषि का अंश बढ़ा नहीं है, घट गया है। पहले जीडीपी में कृषि का सेवा क्षेत्र की तुलना में 52% योगदान था, जबकि अब घटकर वो 18% के लगभग रह गया है। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई। ऑप्शन 2, पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई। ये कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों कथन ही सही नहीं हैं, क्योंकि लगातार ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि लगातार वृद्धि नहीं हुई। किसी साल राजस्व में वृद्धि हुई, किसी साल कमी हुई।
और राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरक्षण पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेट एसेट्स S4A के सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है। किसके बारे में? जो S4A है वो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की एक स्कीम है जो बड़ी कॉरपोरेट इकाइयाँ हैं जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। ऑप्शन 2, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ऑप्शन 2 है वो सही है, क्योंकि पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए की जो सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। जबकि ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? इसमें ऑप्शन सी सही है राइट आंसर। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी को हमको किस क्षेत्र में देखने को अधिक मिलती है? तो ये कृषि के क्षेत्र में अधिक मिलती है, क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों की ज़रूरत होती है लेकिन फैमिली 4 फैमिली मेम्बर काम करते हुए मिलते हैं और उत्पादकता भी उतनी होती है, या 2 करो या 4 करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि ऑप्शन सी सही है। इसमें भी एक्स में पूंजी निर्माण होता है तो एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। पूंजी निर्माण से ही निवेश को गति मिलती है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन बी कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। ऑप्शन डी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय उत्प्रेरक की समुचित व्याख्या करता है? ऑप्शन ए यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बृहत निवेश है जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति की तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना है। ऑप्शन बी यह सरकार की गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी यह सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर की गई गहन कार्रवाई है जिसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को ऋण वितरित करना है जिसमें बेहतर खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और खाद्य स्फीति पर अंकुश लग सके। ऑप्शन डी यह सरकार की चरम निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य वित्तीय समावेशन नीति का अनुसरण करना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी यह सरकार की एक गहन निश्चयात्मक कार्रवाई है जिसका लक्ष्य देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किसकी व्याख्या? ये वित्तीय उत्प्रेरक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन 1, विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी। ऑप्शन 2, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो 70% आ जाता है, वही ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। दोनों कथन ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा, ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी, केवल निर्यात होता है। ऑप्शन डी, न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कल से इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे हैं वो पढ़ाऊँगा।